बाजार से लौटते ही सब्जी का थैला पटककर सुधा बेटी प्रज्ञा के कमरे की ओर बढ़ गई थी। गुस्से से उसका रोम रोम सुलग रहा था। प्रज्ञा फोन पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। खुशी उसकी आवाज़ से टपक रही थी। मेरे विशेष योग्यता में 4 नंबर कम रह गए हैं, इसका मुझे अफसोस नहीं है। मुझे खुशी है राजश्री सभी विषयों में अच्छे अंकों से पास हो गई है। पता है, राजश्री के रिजल्ट की उससे ज़्यादा बधाइयाँ तो मुझे मिल रही थीं। माँ को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा देख प्रज्ञा ने सकपकाकर फ़ोन बंद कर दिया था। हाँ, तो इसमें गलत क्या है मम्मा? देखिए ना, इस प्रयोग से सारी लड़कियाँ अच्छे अंकों से पास हो गई हैं। तेरा रिजल्ट तो गिर गया ना। 4 नंबर कम ज़्यादा होना रिजल्ट उठना या गिरना नहीं होता मम्मा। और वैसे भी इसका राजश्री की मदद से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब मेरी देखरेख में कमी रह गई? क्या मम्मा, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं? आप जैसी केयरिंग मॉम तो कोई हो ही नहीं सकती। बस बस रहने दे। एक तो मना करने के बावजूद तू अपनी दरिया दिली दिखाने से बाज नहीं आती, दूसरे मुझसे बातें भी छिपाने लगी है। हमेशा की तरह सुधा का गुस्सा पिघल कर बेबसी में तब्दील होने लगा था और प्रज्ञा हमेशा की तरह अब भी संयम बनाए हुए थी। उसने सोचा, जिस बात को बताने से सामने वाले को दुख हो उसे ना बताना ही ज़्यादा अच्छा है। सुधा के लिए बेटी की ऐसी हरकतें और बातें कोई अजूबा नहीं थी। प्रज्ञा बचपन से ही ऐसी थी। कभी अपने लिए कुल्फी मांग कर भूखी नज़रों से ताकती भिखारिन को पकड़ा देती तो कभी अपना टिफ़िन किसी को खिलाकर खुद भूखी घर लौट आती। सुधा समझ ही नहीं पाती थी कि इन सब के लिए उसे बेटी की पीठ थपथपानी चाहिए या उसे जमाने के अनुसार चलने की सीख देनी चाहिए। अक्सर वह अकेले में पति के सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती। मुझे तो लगता है हमारे यहाँ कोई सती साध्वी अवतरित हुई है जिसे अपने अलावा सारे जमाने की चिंता है। हर इंसान का सुख का अपना पैमाना होता है सुधा। दुनिया के सारे लोग पैसा या नाम कमाकर ही सुखी हों यह ज़रूरी तो नहीं। हमारी बेटी दूसरों को सुखी देखकर सुखी होती है। आज के मतलब परस्त समाज में यह अव्यावहारिक ज़रूर लगता है। मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। उसे तो कोई भी आसानी से उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर सकता है। पति के असामयिक निधन के बाद तो सुधा बेटी को लेकर और भी फिक्रमंद हो गई थी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में पहुंच चुकी प्रज्ञा की शादी की चिंता उसे बेचैन करने लगी थी। दूसरों पर सब कुछ लुटा देने वाली इस लड़की के लिए तो कोई दौलतमंद अच्छे घर का लड़का ही ठीक रहेगा। ऐसे में बड़ी ननंद प्रज्ञा के लिए एक अति संपन्न घराने का रिश्ता लेकर आई तो सुधा की मानो मन की मुराद पूरी हो गई। अपनी प्रज्ञा के लिए दिया लेकर निकलोगी तो भी इससे अच्छा घरवर नहीं मिलेगा। खानदानी रईस है। लड़के के पिता तुम्हारे नंदोई को बहुत मानते हैं। यदि ये आगे बढ़कर कहेंगे तो वे लोग कभी मना नहीं कर पाएंगे। वैसे हमारी प्रज्ञा सुंदर तो है ही और अब तो पढ़ाई भी पूरी हो गई है। भैया नहीं रहे तो क्या हुआ? प्रज्ञा हम सबकी जिम्मेदारी है, तभी तो जानकारी मिलते ही सबसे पहले मैं तुम्हें बताने चली आई। सुधा ननन का उपकार मानते नहीं थक रही थी। दीदी, मैं एक बार प्रज्ञा से बात कर आपको जल्द से जल्द सूचित करती हूँ। ननन को रवाना करने के बाद सुधा ने बेचैनी में बरामदे के 20 चक्कर लगा डाले थे, पर प्रज्ञा का कहीं अता पता नहीं था। फोन भी नहीं लग रहा था। स्कूटी रुकने की आवाज़ आई तो सुधा की जान में जान आई। कहाँ रह गई थी तू? घंटों से बाहर चहलकदमी कर रही हूँ। मैंने आपको बताया तो था कॉलेज के बाद मेघना के साथ कुछ काम से जाऊंगी। प्रज्ञा अंदर आकर कपड़े बदलने लगी थी, लेकिन सुधा को चैन कहाँ था। वह पीछे पीछे जा पहुंची। हाँ, पर इतनी देर लग जाएगी यह कहाँ बताया था। खैर वह सब छोड़, तेरी बुआ आई थी तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर। प्रज्ञा के कपड़े बदलते हाथ थम से गए थे। सुधा खुशी से लड़के, परिवार और उसके बिजनेस के बारे में बताए जा रही थी। मम्मा, खाना खाएं, बहुत भूख लगी है। प्रज्ञा ने टोका तो सुधा चुप हो गई। खाने के दौरान भी सुधा रिश्ते की ही बात करती रही, लेकिन प्रज्ञा ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। खाना खाकर वह थकावट का बहाना बनाकर जल्द ही सोने चली गई।
सुधा हैरान उसे देखती रह गई थी। यह लड़की है या मूर्ति? लड़कियां अपने रिश्ते की बात को लेकर कितनी उत्साहित हो जाती हैं, और इसे देखो, खुद के बारे में तो न सोचने की मानो इसने कसम ही खा ली है। सवेरे उठते ही सुधा की फिर वही रात वाली बातें शुरू हो गई थी। मम्मा, मैं अभी कुछ साल नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, उसके बाद ही शादी के बारे में फैसला लूँगी। प्रज्ञा ने अपनी बात रखते हुए इस एक तरफा बातचीत को विराम लगाना चाहा, पर कल से संयम बरत रही सुधा का धैर्य जवाब दे गया। इतने अमीर परिवार की बहू बनने के बाद तुझे नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होने की ज़रूरत कहाँ रह जाएगी? यह तो हमारा समय है कि दीदी को तेरा ख्याल आ गया। सुधा को अपनी बात बीच में ही रोक देनी पड़ी, क्योंकि प्रज्ञा के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ गया था और वह किसी से बात करने में बिजी हो गई थी। तो चिंता मत कर, क्लास के बाद मैं चलूँगी तेरे साथ रिपोर्ट्स लेने। ज़रूरत हुई तो दूसरे डॉक्टर को दिखा देंगे। तब तक जो दवाएं चल रही हैं आंटी को देती रहना, सब ठीक हो जाएगा। मोबाइल पर बात को ख़त्म करके प्रज्ञा ने सुधा से कहा, मम्मा, मुझे जल्दी निकलना होगा। मेघना की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। कल उनकी खांसी और कफ ज़्यादा बढ़ गया, कफ में खून भी आने लगा तो कुछ टेस्ट करवाने पड़े। उसके पापा लंबे टूर पर बाहर हैं, वह बेचारी घबरा रही थी तो मैं साथ हो ली। वहाँ भीड़ होने के कारण ही कल टाइम ज़्यादा लग गया था। अभी भी बेचारी फ़ोन पर रो रही थी कि पूरी रात माँ खांसती रही। माँ बेटी दोनों ही पूरी रात जागती रही हैं। तैयार होते होते प्रज्ञा ने अपनी बात पूरी की और माँ को बोलने का मौका दिए बिना ही स्कूटी लेकर निकल गई। बेटी के लिए फिक्रमंद सुधा पति की तस्वीर के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चिंतित और दुखी होने पर अक्सर सुधा ऐसा ही किया करती थी। इससे कुछ पलों के लिए ही सही उसे यह संतोष मिल जाता था कि वह अकेली नहीं है, उसके सुख दुख में कोई और भी उसके साथ है। सुधा को लगा तस्वीर न केवल उसके दर्द को समझ रही है बल्कि उसे दिलासा भी दे रही है। अपनी बेटी को समझने का प्रयास करो सुधा। मैंने बताया तो था कि सुख को मापने का उसका पैमाना अलग है। कुछ सुकून पाती सुधा घर के कामों में लग गई। प्रज्ञा को उस दिन लौटने में फिर रात हो गई थी। अगला सूर्योदय सुधा की जिंदगी में नया सवेरा लेकर आता था। आश्चर्यजनक रूप से प्रज्ञा ने शादी के लिए सहमत दे दी थी। सुधा को जानने की जिज्ञासा तो थी, पर ज्यादा टटोलने से कहीं बेटी का मन न पलट जाए, इस आशंका से उसे कुछ न पूछना ही ठीक समझा। ननद को फोन कर उसने प्रज्ञा की सहमत की सूचना दे दी। फिर तो आनंद फानंद सारी औपचारिकताएं पूरी की जाने लगी। सगाई का दिन भी तय हो गया। माँ का उल्लास देख प्रज्ञा ने खुशी के साथ साथ चिंता भी जाहिर की थी। काम का इतना तनाव मत लो मम्मा, आप बीमार हो जाओगी। आप कहो तो मेरी शॉपिंग का काम मैं मेघना के साथ जाकर निपटा लूं। नेकी और पूछ सुधा ने सहर्ष अनुमति दे दी थी। तय हुआ कि मेघना को घर बुला लिया जाएगा और सुधा के टेंट वाले के यहाँ से लौटते ही दोनों सहेलियां शॉपिंग के लिए निकल जाएंगी। घर में ज्वेलरी आदि रखी होने के कारण सुधा इन दिनों घर सूना नहीं छोड़ना चाहती थी। अगले दिन सुधा समय से घर लौट आई थी। चाबी डालकर दरवाजा खोलते ही उसे एहसास हो गया था कि मेघना आ चुकी है। दोनों बातों में बिजी थी। रसोई में चाय चढ़ाने जाते वह प्रज्ञा के कमरे के आगे से गुजरी तो अंदर धीमे आवाज में चल रही बातचीत ने उसके कान खड़े कर दिए। प्रज्ञा, अन्यथा मत लेना, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू पैसे के लालच में किसी और से शादी कर रही है। मैं तो समझती थी कि तू और प्रतीक। सुधा को लगा उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वह कान लगाकर दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। कल प्रतीक मिला था, मेघना की आवाज फिर सुनाई दी। अच्छा, कहाँ? क्या कर रहा था? सुना उसकी नौकरी लग गई। प्रज्ञा के स्वर की तड़प ने सुधा के साथ साथ मेघना को भी चौंका दिया था। उसके बारे में जानने की इतनी तड़प क्यों? अभी तो तू कह रही थी कि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे सच मत छिपा प्रज्ञा। जो कुछ मैं तेरी आंखों में देख रही हूँ वही मुझे प्रतीक की आंखों में भी दिखा था। मैंने उसे तेरी सगाई की बात बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ। कहने लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसे ढूंढा तो वह फंक्शन से जा चुका था।
मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा है। उससे 2 दिनों पहले तक तो तू बराबर माँ के टेस्ट वगैरह करवाने में मेरे साथ थी। तूने कभी कोई जिक्र ही नहीं किया, या शायद मैं ही इतनी बौखलाई हुई थी कि तुम्हारी मन की स्थिति से अनजान बनी रही। आंटी अब कैसी हैं? इतनी देर बाद प्रज्ञा का स्वर सुनाई दिया था। सुधा को लगा वह शायद बात का रुख पलटने का प्रयास कर रही थी। माँ की तबीयत में काफी सुधार है। मुझे सुकून है कि मैं समय रहते उनका अच्छे से इलाज करवा सकी। तुम्हारे साथ रहने से मुझे मानसिक संबल मिला, वरना उनकी बिगड़ी हालत देखकर एक बारगी तो मैं उम्मीद ही छोड़ बैठी थी। उन दिनों मुझे न कपड़ों का होश था, न खाने का, न सोने का। बस एक ही बात 24 घंटे सिर पर सवार रहती थी, किसी तरह माँ जी जाए। भावुक मेघना का गला भर आया तो प्रज्ञा ने उसके हाथ थाम लिए थे। तुम्हारी इसी मातृभक्ति ने तो मुझे इस सगाई के लिए प्रेरित किया है। तुम्हें माँ के लिए रोते कलपते भागते दौड़ते देखकर मुझे एहसास हुआ कि सहज सुलभ उपलब्ध वस्तु की हम अहमियत ही नहीं समझते। उसे खो देने का एहसास ही क्यों हमें उसकी अहमियत का एहसास कराता है। हम समय रहते उसकी परवाह क्यों नहीं करते। बस मैंने तय कर लिया कि मैं माँ की खुशी के लिए सब कुछ करूँगी। हाँ मेघना, मैं यह शादी मम्मा की खुशी के लिए कर रही हूँ, यह जानते हुए भी कि मैं समीर के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। उससे 2 मुलाकातों में ही मुझे समझ आ गया है कि पैसे के पीछे भागने वाले इस इंसान की नज़र में मैं जिंदगी भर एक उपभोग की वस्तु मात्र बनकर रह जाऊंगी। जबकि प्रतीक पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन है। वह सेल्फ मेड इंसान मेरी मजबूरी समझकर मुझे माफ़ ज़रूर कर देगा। मुझे अब जिंदगी भर यह संतोष रहेगा कि मैं मामा की खुशी का सबब बनी, उस माँ की जो आज तक मेरे ही लिए सोचती रही। और मैं कितनी नादान थी कि सारी दुनिया की परवाह करती रही और अपनी परवाह करने वाली की ओर लापरवाह बनी रही। सुधा में इससे आगे सुनने का साहस नहीं रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से जाकर बिस्तर पर लेट गई। अरे मम्मा, आप कब आई? बताया ही नहीं। प्रज्ञा ने माँ को कमरे में लेटे देखा तो पूछा। बस अभी आई ही हूँ, अब तुम लोग बाजार हो आओ। सुधा ने किसी तरह खुद को संभालते हुए उठने का प्रयास किया। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? प्रज्ञा घबराई सी माँ का माथा नब्ज आदि टटोलने लगी। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं, जरा सी थकान है, अभी ठीक हो जाऊंगी, तुम लोग जाओ। मैं इसीलिए आपसे कहती थी काम का ज्यादा तनाव मत लो। प्रज्ञा माँ के पांव सहलाने लगी। प्रज्ञा तू अब जा, देख मेघना भी आ गई है। कोई बात नहीं आंटी, मैं तो फिर आ जाऊंगी। मेघना जाने लगी तो सुधा ने उसे छोड़कर आने का इशारा किया। दोनों के निकल जाने के बाद सुधा गहरी सोच में डूब गई थी। एक पल को भी इससे मेरा दर्द सहन नहीं हो रहा और मैं इसे जिंदगी भर का दर्द देने वाली थी। प्रज्ञा को जानते समझते हुए भी मैंने कैसे सोच लिया कि पैसा इस लड़की को खुश रख पाएगा। यदि प्रज्ञा समीर के साथ नाखुश रहेगी तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगी। प्रज्ञा की शादी अब वहीं होगी जहां वह सुखी रहे। एक दृढ़ निश्चय के साथ उठकर सुधा पति की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। उसे लगा तस्वीर अचानक मुस्कुराने लगी है, मानो कह रही है आखिर बेटी ने तुम्हारे सुख का पैमाना बदल ही दिया।